आसमा कुरैशी 25 साल की एक खूबसूरत और दिलकश मुस्लिम लड़की शाहजहांपुर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसकी जिंदगी सादी थी। सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना और फिर अपने प्यारे स्कूल अलनूर पब्लिक स्कूल, जहां वो 7वीं कक्षा को उर्दू और इस्लामियात पढ़ाती थी। आसमा के चेहरे पर हमेशा एक नर्म मुस्कान रहती थी, जो उसके छात्रों के दिलों को छू लेती थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जो बच्चों को किताबों की दुनिया में खींच लेती थी। स्कूल का माहौल खुशनुमा था। बच्चे उसे आसमा मैम कहकर बुलाते थे और वो हर बच्चे को अपने भाई बहन की तरह मानती थी। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का था, अहमद। 7वीं कक्षा का एक शांत और समझदार बच्चा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ ऐसा था जो आसमा को हमेशा बेचैन कर देता था। अहमद की हर बात, उसका पढ़ने का तरीका, उसकी छोटी छोटी शरारतें और उसका गंभीर चेहरा, सब कुछ आसमा के दिल को छूता था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अहमद ने अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट लिखकर आसमा के टेबल पर रख दिया। उसमें लिखा था, मैम, आपकी मुस्कान मेरी माँ जैसी है। ये पढ़कर आसमा का दिल भर आया। उसने नोट को बार बार पढ़ा और उसे अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। अहमद की वो मासूम बातें, उसकी आंखों की गहराई, ये सब उसे बार बार याद आ रहा था। आसमा ने खुद को समझाया, वो तो बस एक बच्चा है, मेरे दिल में ये क्या ख्याल आ रहे हैं। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये बेचैनी प्यार है या कुछ और यही बेचैनी उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाली थी जहां हकीकत कुछ और ही थी। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो अहमद ने उसे फिर से देखा। इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक रहस्य जो आसमा को और उलझन में डालने वाला था। आसमा सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसका मन आज कुछ बेचैन था। अहमद की आंखों में देखी वो रहस्यमयी चमक बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, वो तो बस एक मासूम बच्चा है। फिर भी उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। स्कूल पहुंचते ही आसमा ने देखा कि अहमद अपनी जगह पर बैठा किताब में कुछ लिख रहा था। उसकी नज़रें किताब पर थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो 7वीं कक्षा के बच्चे के लिए असामान्य थी। क्लास शुरू हुई और आसमा ने उर्दू की एक नज़्म पढ़ानी शुरू की। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अहमद की तरफ चली जाती। क्लास खत्म होने के बाद अहमद धीरे से आसमा के पास आया और बोला, मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। आसमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल अहमद, क्या बात है? उसने जवाब दिया, मैम, क्या कोई इंसान किसी को बिना जाने प्यार कर सकता है? ये सवाल सुनकर आसमा के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की, अहमद तुम अभी छोटे हो, ये सब बड़ों की बातें हैं। लेकिन अहमद ने गंभीरता से कहा, मैम, मैं छोटा नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है। ये कहकर वो चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला गया। आसमा स्तब्ध रह गई। उसका मन उलझनों से भर गया। ये बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या वो सचमुच? उसने अपने ख्यालों को झटका और सोचा, नहीं, ये गलत है, मैं उसकी टीचर हूं। लेकिन उस रात जब वो अपनी डायरी खोलकर बैठी तो उसने अनजाने में अहमद का नाम लिख दिया। अगले दिन स्कूल में एक अजीब घटना हुई। अहमद की डायरी, जो वो हमेशा अपने पास रखता था, गलती से क्लास में गिर गई। आसमा ने उसे उठाया और खोलने से पहले रुक गई। लेकिन डायरी के पहले पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो बाहर से ही दिख रहा था, आसमा, तुम मेरी दुनिया हो। आसमा का दिल जोर से धड़का। उसने डायरी खोली नहीं, लेकिन उसका मन अब एक तूफान में फंस चुका था। क्या ये सचमुच एक बच्चे का मासूम प्यार था या इसके पीछे कुछ और राज था? आसमा की रात नींद की आगोश में नहीं, बल्कि सवालों के भंवर में डूबी रही। अहमद की डायरी पर लिखा वो वाक्य, आसमा, तुम मेरी दुनिया हो, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उसने डायरी नहीं खोली थी, मगर उसका मन अब उस रहस्य को जानने के लिए बेकरार था। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत है या इसके पीछे कुछ और है? उसने खुद से पूछा। सुबह स्कूल जाते वक्त आसमा ने फैसला किया कि वो अहमद से इस बारे में बात करेगी। लेकिन जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, उसे पता चला कि अहमद आज स्कूल नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी ने आसमा की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसने अपने सहकर्मी रुखसाना मैम से पूछा, अहमद आज क्यों नहीं आया? रुखसाना ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं, शायद बीमार हो, वो तो अक्सर गायब रहता है। अक्सर गायब? आसमा को ये बात अजीब लगी। उसने अब तक अहमद को एक मेहनती और नियमित बच्चा ही समझा था। उसने स्कूल के रजिस्टर में अहमद का रिकॉर्ड चेक किया। हैरानी की बात थी कि अहमद की अटेंडेंस में कई बार लंबे लंबे गैप्स थे।
उसका पता भी रजिस्टर में अधूरा था, सिर्फ एक पुराना मोहल्ला लिखा था जो शायद अब खाली पड़ा था। दोपहर में जब वो टीचर्स रूम में अकेली थी, उसने हिम्मत करके अहमद की डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही वाक्य था जो उसने देखा था, लेकिन जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी में कविताएं थीं, स्केचेस थे और हर पन्ने पर आसमा का नाम बार बार लिखा हुआ था। एक पन्ने पर तो उसका चेहरा भी बनाया गया था, इतनी बारीकी से कि आसमा को यकीन नहीं हुआ कि ये एक बच्चे का काम हो सकता है। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा था जिसने आसमा को झंझोड़ दिया। वहां लिखा था, वो दिन जल्द आएगा जब तुम सिर्फ मेरी रहोगी। ये वाक्य किसी मासूम बच्चे की बात नहीं लग रही थी, इसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे कोई वादा या शायद धमकी। आसमा ने डायरी बंद की और उसे अपने बैग में रख लिया। उसका मन अब डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। अहमद आखिर है कौन और वो ऐसा क्यों लिख रहा है? उसने सोचा। तभी स्कूल के चपरासी ने आकर बताया, मैम, कोई बाहर आपसे मिलने आया है, कहता है अहमद का भाई है। आसमा का दिल एक बार फिर धड़क उठा। अहमद का भाई? उसने तो कभी सुना नहीं कि अहमद का कोई भाई भी है। वो बाहर गई और वहां एक लंबा सांवला नौजवान खड़ा था जिसकी आंखें अहमद से मिलती जुलती थीं। उसने कहा, आसमा मैम, मैं अहमद का बड़ा भाई हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आसमा के कदम स्कूल के गेट की ओर बढ़े, लेकिन उसका मन एक तूफान में उलझा था। अहमद का भाई? उसने तो कभी अहमद से अपने परिवार के बारे में बात करते नहीं सुना। उस नौजवान की बातें, उसकी आंखों की गहराई और उसका अहमद से मिलता जुलता चेहरा, सब कुछ आसमा को और उलझन में डाल रहा था। गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो नौजवान एक पुरानी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। उसकी पोशाक सादी थी, नीली जीन्स, सफ़ेद कुर्ता और सिर पर एक काली टोपी। उसने आसमा को देखते ही हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं इमरान हूँ, अहमद का बड़ा भाई। मैम, मुझे आपसे अहमद के बारे में बात करनी है। आसमा ने सतर्कता से उसकी ओर देखा। क्या बात है इमरान? अहमद आज स्कूल क्यों नहीं आया? उसने पूछा। इमरान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैम, अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तबीयत की बात नहीं है, वो कुछ परेशान है और मुझे लगता है कि ये स्कूल से जुड़ा हुआ है। आसमा का दिल जोर से धड़का। परेशान? कैसे परेशान? और स्कूल से इसका क्या लेना देना? उसने जल्दी से पूछा। इमरान ने आसमा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैम, अहमद आपकी बहुत इज्जत करता है, वो हमेशा आपकी बातें करता है, लेकिन उसकी डायरी, क्या आपने उसे देखा है? आसमा को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने डायरी की बात छुपाने की कोशिश की और कहा, हाँ, वो क्लास में गिरी थी, मैंने उसे संभाल कर रख लिया है। इमरान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैम, वो डायरी, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। अहमद की दुनिया में कुछ ऐसा है जो वो किसी से कह नहीं पा रहा। आसमा का मन और बेचैन हो उठा। उसने पूछा, क्या बात है इमरान, साफ साफ बताओ। लेकिन इमरान ने सिर्फ इतना कहा, मैम, बस इतना समझ लीजिए कि अहमद का दिल बहुत नाजुक है और शायद वो कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ा है। ये कहकर इमरान ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बोला, मैं कल फिर आऊंगा, तब तक कृपया उसकी डायरी को ध्यान से पढ़ें। आसमा के हाथ में डायरी थी, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया था। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने डायरी को फिर से खोला। इस बार उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। कविताओं और स्केच के बीच एक पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो उसे चौंका गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आसमा, लेकिन अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये शब्द किसी बच्चे के नहीं लग रहे थे। आसमा का दिल डर से कांप उठा। क्या अहमद सचमुच इतना गंभीर हो सकता है, या फिर कोई और इस डायरी के पीछे था? और इमरान की बातों का क्या मतलब था? आसमा की रात बेचैनी में कटी। अहमद की डायरी के वो शब्द, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक बच्चे की नासमझी है, लेकिन इमरान की चेतावनी और उसकी गंभीर आंखें उसे बार बार परेशान कर रही थी। अहमद का दिल नाजुक है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इमरान के शब्द उसके कानों में चक्कर काट रहे थे। सुबह स्कूल जाने से पहले आसमा ने फैसला किया कि वो आज अहमद से आमने सामने बात करेगी। अगर वो स्कूल नहीं भी आया तो वो उसका पता ढूंढकर उसके घर जाएगी। लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। अहमद की सीट फिर खाली थी और क्लास में बच्चों के बीच एक अजीब सी खुसफुस शुरू हो गई थी। आसमा ने एक बच्चे फातिमा से पूछा, क्या बात है, तुम सब इतने चुप क्यों हो? फातिमा ने डरते डरते कहा, मैम, अहमद के बारे में कुछ अजीब बातें सुनाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वो किसी गलत संगत में पड़ गया है। आसमा का दिल बैठ गया। कैसी गलत संगत? उसने सख्ती से पूछा, लेकिन फातिमा ने सिर्फ सिर झुका लिया। दोपहर में जब आसमा टीचर्स रूम में थी, स्कूल का चपरासी फिर आया और बोला, मैम, वो इमरान फिर आया, बाहर इंतजार कर रहा है। आसमा जल्दी से बाहर गई। इमरान आज और गंभीर लग रहा था। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मैम, आपको अहमद से दूर रहना होगा।
वो ठीक नहीं है। आसमा का गुस्सा भड़क उठा। इमरान, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते अहमद के साथ क्या हो रहा है? और तुम उसका भाई हो तो उसे संभाल क्यों नहीं रहे? इमरान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैम, अहमद मेरा सगा भाई नहीं है। मैं उसका कज़न हूँ, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो कुछ समय से अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी डायरी में जो आपने पढ़ा वो सिर्फ बच्चे की बातें नहीं हैं। आसमा ने डरते हुए पूछा, तो फिर क्या है इमरान? इमरान ने धीरे से कहा, मैम, अहमद किसी के प्रभाव में है। कोई उसे आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे डर है कि वो आप दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर आसमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन कौन कर रहा है ऐसा? उसने पूछा। लेकिन इमरान ने सिर्फ इतना कहा, मैम, बस सावधान रहिए और कृपया उस डायरी को मुझे दे दीजिए। आसमा ने डायरी देने से मना कर दिया। उसे लगा कि उस डायरी में वो जवाब छुपे हैं जो उसे सच तक पहुंचा सकते हैं। उस रात जब वो घर लौटी तो उसे अपने घर के बाहर एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, आसमा, सच्चाई जानने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कागज पर कोई नाम नहीं था, लेकिन लिखावट वही थी जो अहमद की डायरी में थी। आसमा का डर अब हकीकत बन रहा था। क्या वो सचमुच किसी खतरे में थी और अहमद इस सब में कितना शामिल था? आसमा का दिल उस धमकी भरे कागज को देखकर जोर जोर से धड़क रहा था। सच्चाई जानने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार चक्कर काट रहे थे। उसने लिफाफे को बार बार उलट पलट कर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लिखावट अहमद की डायरी से मिलती जुलती थी, मगर आसमा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7वीं कक्षा का बच्चा ऐसा कुछ लिख सकता है। उस रात आसमा ने डरते डरते अपने सबसे करीबी सहेली नूरजहां को फ़ोन किया। नूरजहां स्कूल में ही अंग्रेजी पढ़ाती थी और आसमा की राजदार थी। उसने सारी बात अहमद की डायरी, इमरान की चेतावनी और अब इस धमकी भरे कागज के बारे में बताया। नूरजहां ने गंभीरता से कहा, आसमा, ये मामला ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन आसमा ने मना कर दिया। पुलिस? अभी तो कुछ पक्का नहीं है। अगर ये बस किसी बच्चे की शरारत है तो मैं अहमद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। नूरजहां ने चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना और वो डायरी मुझे दिखाओ, शायद मैं खुद समझ सकूं। अगले दिन आसमा स्कूल गई, लेकिन उसका मन क्लास में नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें बार बार अहमद की खाली सीट पर जा रही थीं। तभी चपरासी ने आकर बताया कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचते ही आसमा को एक और झटका लगा। वहां इमरान बैठा था और उसके पास वही डायरी थी जो आसमा ने उसे देने से मना किया था। ये डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? आसमा ने गुस्से में पूछा। इमरान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैम, मैंने इसे स्कूल के बाहर से उठाया। आपने इसे अपने बैग में रखा था, लेकिन कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा था। आसमा को यकीन नहीं हुआ। चुराने? कौन? उसने पूछा। प्रिंसिपल ने बीच में टोका। आसमा, इमरान ने मुझे सब बताया। अहमद पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है और ये डायरी, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें चिंता में डाल रही हैं। प्रिंसिपल ने डायरी का एक पन्ना खोला जिसमें लिखा था, आसमा, तुम मेरी हो या किसी की नहीं। आसमा का चेहरा लाल हो गया। उसे गुस्सा, डर और शर्मिंदगी का मिश्रण महसूस हो रहा था। ये सब क्या है? अहमद ऐसा क्यों लिख रहा है? उसने लगभग चीखते हुए कहा। इमरान ने धीरे से जवाब दिया, मैम, अहमद अकेला नहीं है। कोई उसे भड़का रहा है। मुझे शक है कि कोई बाहरी आदमी है जो अहमद का इस्तेमाल करके किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है और आप उस साजिश का हिस्सा हैं। आसमा को जैसे बिजली का झटका लगा। मैं उस साजिश का हिस्सा कैसे? उसने चीख कर पूछा। लेकिन तभी जीप खंडहर के पास रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। पुराना जीर्ण शीर्ण खंडहर अपनी डरावनी शक्ल में सामने खड़ा था। आसमा ने देखा कि खंडहर के एक कोने में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। इमरान ने चुपके से कहा, मैम, आप यहीं रुकी, मैं और गेटमैन देखकर आते हैं। लेकिन आसमा का धैर्य जवाब दे चुका था। वो तेजी से खंडहर की तरफ बढ़ी। अंदर घुसते ही उसे एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। वो आवाज़ अहमद की थी। आसमा ने सावधानी से कदम बढ़ाए। खंडहर के एक कोने में मिट्टी की ढीर के पीछे अहमद बैठा था। उसके सामने एक साईं जैसी आकृति थी, एक लंबा पतला आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। अहमद की आवाज़ में डर और गुस्सा था। मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, लेकिन अब बस, मैं आसमा मैम को और परेशान नहीं करूंगा। उस आदमी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। अहमद, तुमने अभी शुरुआत की है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी माँ का वो राज सबके सामने आ जाएगा। आसमा का दिल रुक गया। माँ का राज? अहमद की माँ? और ये आदमी कौन था जो एक बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा था? उसने इमरान की तरफ देखा जो अब उसके पास खड़ा था। इमरान ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा, लेकिन तभी उस आदमी की नज़र आसमा पर पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, अरे आसमा मैम, आ गया
अब खेल और मज़ेदार होगा। आसमा का शरीर ठंडा पड़ गया। उस अजनबी की ठहरी हुई ठंडी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। खंडहर के अंधेरे में उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक आसमा को डराने के लिए काफ़ी थी। अहमद ने आसमा को देखा और उसकी आंखों में डर के साथ साथ शर्मिंदगी झलक रही थी। मैम, आप यहाँ क्यों आई? उसने कांपती आवाज़ में कहा। आसमा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अहमद, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? उसने उस साए की ओर इशारा किया। तभी इमरान ने आगे बढ़कर कहा, मैम, ये आदमी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बढ़कर उस आदमी का रास्ता रोक लिया। बस, अब बहुत हो गया इमरान। इमरान ने गुस्से में कहा, तुमने इस बच्चे को काफी डराया। अब सच बोलो, तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? वो आदमी हंसा और धीरे से अपनी टोपी हटाई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एक पतला नुकीले नैन नक्श वाला चेहरा जिसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। मेरा नाम रियाज है, उसने कहा, और आसमा मैम, आप मेरे लिए बहुत खास है। उसकी आवाज़ में एक डरावनी मिठास थी। आसमा ने गुस्से और डर के मिश्रण के साथ पूछा, मेरे लिए? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, और तुम अहमद को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, वो तो बस मेरा मोहरा है। उसकी माँ का एक पुराना राज है जो मैं जानता हूँ, और उस राज के डर से ये बच्चा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, जैसे कि तुम्हारी डायरी में वो नोट्स लिखना, तुम्हें धमकी भरे खत भेजना। आसमा का सिर चकराने लगा। तुमने अहमद से मेरे बारे में ये सब करवाया, लेकिन क्यों? उसने चीख कर पूछा। रियाज ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भाई को ठुकराया था। आसमा, 3 साल पहले जब तुम कॉलेज में थी, मेरा भाई फरहान तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे अपमानित किया, उसका दिल तोड़ा। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आसमा को जैसे बिजली का झटका लगा। फरहान? उसे वो नाम याद था। कॉलेज में एक लड़का था जो उसका पीछा करता था, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि आसमा ने उसे साफ मना कर दिया था। क्या ये सब उसी का बदला था? इमरान ने गुस्से में रियाज की कॉलर पकड़ ली। तुम एक बच्चे को इस्तेमाल करके बदला ले रहे हो, ये नीचता है। लेकिन रियाज ने हंसते हुए कहा, नीचता? ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने मुझे रोका तो अहमद की माँ का राज सारे कस्बे में फैल जाएगा, और आसमा, तुम भी नहीं बचोगी। तभी अहमद रोते हुए बोला, मैम, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मेरी अम्मी। उसकी बात अधूरी रह गई। आसमा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अहमद, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब इस आदमी की साजिश है। लेकिन रियाज ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, कितना प्यारा दृश्य। लेकिन आसमा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। आसमा का दिल डर से कांप उठा। क्या ये साजिश उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? खंडहर के अंधेरे में रियाज का चाकू चमक रहा था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आसमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने अहमद को अपने पीछे खींचा और रियाज से कहा, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बच्चे को डराकर और मुझे धमकाकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। रियाज ने ठहाका लगाया, आसमा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लेकिन ये हिम्मत तुम्हें महंगी पड़ेगी। उसने चाकू को और करीब लहराया। तभी इमरान ने तेजी से आगे बढ़कर रियाज का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। अहमद डर से कांप रहा था और आसमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। अहमद, भागो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अहमद ने सिर हिलाया, नहीं मैम, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच इमरान ने रियाज को जमीन पर पटक दिया और चाकू छिटक कर दूर गिर गया। रियाज गुस्से से चीखा, तुम सब पछताओगे। लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। गेटमैन ने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया था। रियाज ने हालात भांपकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। पुलिस ने रियाज को हिरासत में ले लिया। आसमा, इमरान और अहमद को थाने ले जाया गया, जहां सारी कहानी सामने आई। रियाज ने कबूल किया कि उसने अपने भाई फरहान की मौत का बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। फरहान ने आसमा के मना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी, और रियाज ने इसका इल्ज़ाम आसमा पर लगाया था। उसने अहमद की मां के एक पुराने कर्ज के राज का इस्तेमाल करके अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अहमद को धमकी दी गई थी कि अगर उसने रियाज की बात नहीं मानी तो उसकी मां को जेल हो जाएगी। आसमा की आंखों में आंसू थे। उसने अहमद को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अहमद, तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। अहमद रोते हुए बोला, माम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको परेशान किया। थाने में बैठे बैठे आसमा को एहसास हुआ कि उसका दिल अब भी अहमद के लिए कुछ महसूस करता था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि ये प्यार नहीं बल्कि एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए दुलार और चिंता थी। उसने इमरान की तरफ देखा जो चुपचाप बैठा था। इमरान, तुमने मेरी जान बचाई, तुम सचमुच अहमद के लिए बहुत कुछ करते हो, उसने कहा। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैम, अहमद मेरा छोटा भाई जैसा है,
और आप एक अच्छी टीचर हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप किसी मुसीबत में पड़े। उसकी बातों में एक गर्मजोशी थी जो आसमा के दिल को छू गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रियाज ने पुलिस को बताया कि उसका एक साथी अभी भी कस्बे में छुपा है और वो आसमा को निशाना बनाने की फिराक में है। थाने की ठंडी हवा में आसमा का दिल अब भी बेचैन था। रियाज की बात कि उसका एक साथी अभी भी कस्बे में छुपा है और उसे निशाना बनाने की फिराक में है ने उसे डर के साये में ला खड़ा किया। पुलिस ने रियाज को हिरासत में लिया था, लेकिन उसका साथी कौन था और क्या वो सचमुच आसमा के पीछे पड़ा था? इंस्पेक्टर ने आसमा से कहा, मैम आप चिंता न करें, हम उस आदमी को जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन तब तक आपको सावधान रहना होगा। आसमा ने सिर हिलाया, मगर उसका मन शांत नहीं था। उसने अहमद की तरफ देखा जो अब भी थाने के कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो घंटों रोया हो। आसमा ने उसके पास जाकर कहा, अहमद अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अपनी माँ के पास जाओ। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मैम मुझे डर लग रहा है, अगर वो आदमी मेरी अम्मी को कुछ कर दे तो? आसमा ने उसका हाथ थामकर तसल्ली दी, कोई तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। इमरान जो पास ही खड़ा था ने कहा, मैम मैं अहमद को उसके घर छोड़ दूंगा, आप भी अपने घर जाइए, लेकिन अकेले नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। आसमा ने मना करने की सोची, लेकिन हालात को देखते हुए उसने हामी भर दी। रात के सन्नाटे में जब आसमा और इमरान कस्बे की तंग गलियों से गुजर रहे थे, आसमा को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने इमरान की ओर देखा, जिसने भी उसकी बेचैनी भांप ली। मैम आप रुकिए, इमरान ने फुसफुसाते हुए कहा और पीछे मुड़ा। तभी एक साया तेजी से एक गली में गायब हो गया। इमरान ने दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन वो गायब हो चुका था। आसमा का डर अब चरम पर था। इमरान, ये वही आदमी हो सकता है जिसकी बात रियाज ने की थी, उसने कांपते हुए कहा। इमरान ने गंभीरता से जवाब दिया, मैम मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें जल्दी से आपके घर पहुंचना होगा। जब वो आसमा के घर के पास पहुंचे तो दरवाजे पर एक और लिफाफा पड़ा था। आसमा ने डरते डरते उसे उठाया। उसमें लिखा था, तुम बच नहीं सकती आसमा, ये खेल मेरे बिना खत्म नहीं होगा। लिखावट रियाज की नहीं थी, ये कोई और था। आसमा के हाथ कांपने लगे। इमरान ने लिफाफा छीना और बोला, मैम अब ये मामला मेरे हाथ में है, मैं इस आदमी को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन आसमा को अब यकीन होने लगा था कि ये साजिश उसकी समझ से कहीं पड़ी थी। क्या ये सिर्फ फरहान का बदला था, या इसके पीछे कोई और राज था? उस रात आसमा ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं अब डरने वाली नहीं, चाहे जो हो मैं सच का सामना करूंगी। आसमा की आंखों में नींद नहीं थी। उस लिफाफे की धमकी, तुम बच नहीं सकती आसमा, ने उसके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी जगा दिया था। वो अब इस साजिश के जाल को तोड़ने के लिए तैयार थी। सुबह होते ही उसने इमरान को फ़ोन किया, इमरान हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। इमरान ने सहमति जताई और कहा, मैम मुझे एक सुराग मिला है, रियाज का एक पुराना दोस्त नासिर कस्बे में देखा गया है। वो एक बार पहले भी गलत कामों में पकड़ा गया था, मुझे शक है कि वही रियाज का साथी है। आसमा ने तुरंत कहा, तो फिर हमें उसके पास जाना होगा। इमरान ने उसे रोकने की कोशिश की, मैम ये खतरनाक हो सकता है, आप पुलिस को बताइए। लेकिन आसमा का इरादा पक्का था, नहीं इमरान, अगर पुलिस ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा तो हम खुद कुछ करेंगे। अहमद और उसकी माँ की खातिर मुझे ये ख़त्म करना है। दोनों ने मिलकर नासिर के ठिकाने का पता लगाया। वो कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में छुपा था, जो अब लगभग खाली थी। आसमा और इमरान रात के अंधेरे में उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर से मध्यम मध्यम बातचीत की आवाज़ें आ रही थीं। आसमा ने सावधानी से खिड़की के पास जाकर देखा, वहां नासिर था, एक मोटा दाढ़ी वाला आदमी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ रियाज, मैंने आसमा को डरा दिया है, वो अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन तुझे जेल से निकालने का इंतज़ाम करना होगा। आसमा का खून खौल उठा। ये वही नासिर था जो उसे धमकियां भेज रहा था। इमरान ने आसमा को इशारा किया और दोनों ने चुपके से हवेली के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढा। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, नासिर की नज़र उन पर पड़ गई। उसने चीखते हुए कहा, कौन है वहाँ? इमरान ने तेजी से उसे दबोच लिया, लेकिन नासिर ने अपनी जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। आसमा ने डरते हुए कहा, नासिर ये सब बंद कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। नासिर ने हंसते हुए जवाब दिया, आसमा तुम बहुत बहादुर बन रही हो, लेकिन ये सब फरहान की वजह से शुरू हुआ और तुम्हारे बिना खत्म नहीं होगा। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। नासिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। हथकड़ियां पहनते वक्त नासिर ने आसमा की ओर देखा और कहा, ये खत्म नहीं हुआ आसमा,
अभी एक और राज बाकी है। आसमा का दिल फिर से डूब गया। एक और राज? क्या ये साजिश कभी खत्म नहीं होगी? पुलिस ने नासिर को ले जाकर रियाज के साथ जेल में बंद कर दिया, लेकिन आसमा को अब भी लग रहा था कि कोई बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। आसमा का मन अब भी शांत नहीं था। नासिर की आखिरी बात, अभी एक और राज बाकी है, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। रियाज और नासिर जेल में थे, अहमद अपनी माँ के साथ सुरक्षित था और इमरान ने उसकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी आसमा को लग रहा था कि ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगले दिन आसमा ने अहमद की माँ रेशमा से मिलने का फैसला किया। वो अहमद के घर गई जो कस्बे के एक सादे मोहल्ले में था। रेशमा ने दरवाज़ा खोला और आसमा को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। आसमा बेटी, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। आसमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आंटी, ये मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन मुझे कुछ बातें समझनी हैं। अहमद को जिस राज की वजह से ब्लैकमेल किया गया था, वो क्या था? रेशमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसमा को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रेशमा ने धीरे से बताया, बेटी, ये बात कई साल पुरानी है। मैं पहले एक रईस घराने में नौकरानी थी। वहाँ मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उस घर के मालिक का एक गैर कानूनी धंधा था और मैं उसकी गवाह थी। रियाज को ये बात पता थी और उसने इसका फ़ायदा उठाया। आसमा ने चौंक कर पूछा, कौन सा घर और क्या धंधा? रेशमा ने सिर झुकाकर कहा, वो फरहान का घर था। फरहान? रियाज और फरहान के पिता एक बड़ा गैर कानूनी कारोबार चलाते थे। फरहान की मौत के बाद रियाज ने सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल दिया, लेकिन असल में वो अपने पिता का धंधा छुपाने की कोशिश कर रहा था। आसमा को अब सब कुछ साफ होने लगा था। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये एक बड़ी साजिश थी जिसमें फरहान का परिवार, रियाज और नासिर सब शामिल थे। उसने रेशमा से पूछा, आंटी, क्या आप पुलिस को ये सब बता सकती हैं? रेशमा ने डरते हुए कहा, बेटी, मुझे डर है अगर मैंने मुंह खोला तो वो लोग मेरे और अहमद के पीछे पड़ जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान था और उसके साथ इंस्पेक्टर भी। इमरान ने कहा, मैम, हमने रियाज और नासिर से पूछताछ की, वो सब कुछ उगल चुके हैं। फरहान के पिता का धंधा अब पुलिस के रडार पर है। रेशमा आंटी, आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं। रेशमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। उसने सारी बात पुलिस को बता दी। फरहान के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके गैर कानूनी कारोबार का जाल ध्वस्त हो गया। कुछ दिन बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य होने लगा। अहमद फिर से क्लास में लौट आया और उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी मासूमियत थी। आसमा ने उसकी डायरी उसे वापस दी और कहा, अहमद, अब से सिर्फ अपनी पढ़ाई और सपनों के बारे में लिखना। अहमद ने शर्माते हुए सिर हिलाया। आसमा ने इमरान को धन्यवाद दिया, जिसने मुस्कुराकर कहा, मैम, आपने भी तो हिम्मत नहीं छोड़ी। उसकी बातों में एक गर्मजोशी थी जो आसमा के दिल को छू गई। शायद ये एक नई शुरुआत थी, न सिर्फ अहमद के लिए बल्कि आसमा और इमरान के लिए भी। और इस तरह एक डरावनी साजिश की कहानी खत्म हुई, लेकिन आसमा के दिल में एक नया यकीन जागा।